हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काई स्क्वायर टेस्ट या काई वर्ग परीक्षण। तो ये हमने पिछले वीडियो में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बारे में पढ़ा था। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो एक तरीके का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट को। काई वर्ग परीक्षण को सर्वप्रथम 1875 में हेल्मर्ट द्वारा बताया गया, लेकिन 1900 में कार्ल पियर्सन द्वारा स्वतंत्र रूप से इसका प्रतिपादन किया गया। इसे काई स्क्वायर टेस्ट के रूप में प्रचलित किया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया, तो आपको कार्ल पियर्सन के बारे में लिखना है। हालांकि आपसे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको डेटा दिया जाएगा और उसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाना होगा। तो इसका जो प्रतिपादन है सबसे पहले कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। काई जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का है। तो काई स्क्वायर के द्वारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अंतर की व्याख्या की जाती है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर इस हम कॉन्सेप्ट को समझें कि आपने कितनी उम्मीद करी थी वो होगी आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और कितना आपको मिला वो होगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अगर वैसे हम इसका एग्जांपल लें, मान लीजिए आपने एग्जाम की बहुत तैयारी की, आपको उम्मीद थी कि आपके 80% मार्क्स आएंगे, लेकिन आए आपके कितने 70%। तो 70% क्या हो गया ऑब्जर्व्ड, और एक्सपेक्टेड आपका क्या था 80%। ये तो सिंपल मैंने आपको बताया है, इस तरीके का नहीं आएगा, लेकिन ऐसा ही कुछ इसके पीछे आपको कॉन्सेप्ट है, तो वो हम आगे समझेंगे। यहाँ आपको ये समझना है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है या संभावित आवृत्तियां होती हैं, उनके अंतर के वर्ग में संभावित आवृत्तियों को भाग देने पर प्राप्त होता है, ऐसा गिलफोर्ड ने बताया था। गिलफोर्ड ने क्या बताया कि काई वर्ग है वो अनुपातों का योग है। अनुपात कौन सा है? ये जो हमने एक्सपेक्टेड किया है और जो हमने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ली है, उनके दोनों के बीच में जो अंतर आएगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे और उसमें हम एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है उसका भाग दे देंगे, तो वो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कहलाती है काई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर अपॉन एफ ई। तो यहाँ पर एफ ओ क्या है? हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और एफ ई हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, ओ का मतलब यहाँ पर ऑब्जर्व्ड है, एफ का मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और ई का मतलब एक्सपेक्टेड, यानी आपने कितनी एक्सपेक्ट करी थी और कितनी आपको ऑब्जर्व या मिली है। सिग्मा का मतलब टोटल। तो इसके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में जो अंतर होता है काई वर्ग वो कहलाता है, और जितना इनके बीच में अंतर होगा काई वर्ग की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। अब बात करते हैं हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं काई स्क्वायर की। तो काई स्क्वायर के लिए जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं और उसके बाद हम एच टेबल में इसका मान देखते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं। जैसे पीछे भी हमने टी टेस्ट में भी हमने टी की टेबल देखी थी, ऐसे ही हम अनोवा में भी देखेंगे और ऐसे ही हम काई स्क्वायर में भी एच टेबल देखते हैं। अगर हमारा जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो वैल्यू जो हमने टेबल एच में दी गई वैल्यू से अगर कम मिलती है तो काई वर्ग को सार्थक नहीं माना जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर ये हमारी वैल्यू अधिक आती है टेबल की वैल्यू से तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो अगर हमारी वैल्यू ज्यादा आ जाती है तो हम ये कह देते हैं कि इन दोनों के बीच में सार्थक अंतर है। मान लीजिए वही एग्जाम्पल मैं लूं, मैं कहूं कि आपने एग्जाम में एक्सपेक्ट किया था 80% और आया आपका 70%, और इसको मैं प्रूव कर दूं कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था और आपने जो ऑब्जर्व किया है उसके बीच में सार्थक अंतर है। और अगर मैं नहीं कर पाऊं तो इसका मतलब ये है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था और जो आपने ऑब्जर्व किया है उसमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से हम काई स्क्वायर को निकालेंगे। तो तीन प्रकार की
उपकल्पनाओं के आधार पर जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है वो निकाली जाती है। अब हमने इसमें ये तो देख लिया कि हमें जो वैल्यू दी जाएगी एग्जाम में वो ऑब्जर्व वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें अपने आप निकालनी है। उसको निकालने के पीछे 3 उपकल्पनाएं या 3 हाइपोथेसिस हो सकती हैं। पहली होगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरी होगी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों मैंने आपको बताई है, लेकिन आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो होगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली। तो हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये दोनों चीजें अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ यही करना है। समान वितरण से, समान वितरण या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जितना भी हमारा n है, उसको अगर हम जितने कॉलम हमारे पास हैं उसको अगर हम समान रूप से वितरित कर दें तो हमारी ये समान वितरण की उपकल्पना कहलाती है। प्रत्येक वर्ग की समान आवृत्ति ज्ञात करने के लिए कुल आवृत्तियों में वर्गों की संख्या का भाग देकर प्रत्येक वर्ग की समान आवृत्ति तथा प्रत्याशित आवृत्ति को ज्ञात कर लिया जाता है। यही मतलब है कि जितना हमारा n है उस n में जितने कॉलम है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो निकल कर आ जाएगी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक एग्जांपल से। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, हमारे पास 10 बुक्स हैं, ठीक है, और हमारे पास 3 या 5 रैक है, मान लो या 5 रैक है, ठीक है। इन 5 रैक में मुझे रखनी है इन बुक्स को। हो सकता है कि मैं 10 की 10 उठाकर एक रैक में रख दूं, लेकिन जब हम बात करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, इसका मतलब है कि हमारे पास n कितना है? 10। उस 10 को हमारे पास कितने हैं कॉलम, या हमारे पास कितने वर्ग हैं, यानी कितनी कैटेगरी हैं, उन कैटेगरी से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो इस 10 को जब हमारे पास 5 रैक हैं, इस 5 रैक को जब मैं इससे डिवाइड करूंगी, इसका मतलब हर एक रैक में 2-2 बुक्स रखी जा सकती हैं। ये होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमारे पास 2-2 किताबें हम एक एक रैक में रखें तो वो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसी के आधार पर हम आगे जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे। तो अगर ये जो दोनों दूसरे हैं इनमें इस तरीके से नहीं होगा, ये सिर्फ वही होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जितना हमारा n होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, जितने कैटेगरी दी हुई है, जितने कॉलम दिए हुए हैं, उनको हम उस n से डिवाइड कर देंगे, या उस जितने भी हमारे पास कॉलम है उसको हम n में भाग दे देंगे, n को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। इसको हम आगे देखते हैं। ये देखो, कोई भी अध्ययन करता है वो काई स्क्वायर टेस्ट में क्या करता है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के मध्य सार्थक अंतर का अध्ययन करता है। ये पहले भी क्लियर हो गया। काई स्क्वायर के पीछे एक ही लॉजिक है कि इसमें जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, इनके बीच के डिफरेंस, कितना डिफरेंस है और ये सार्थक अंतर है या नहीं, इसका अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। इस तरीके से आपको डेटा और नीचे दिया होगा कि निम्न प्रदत्तों से जनसंख्या में समान वितरण मानकर काई स्क्वायर की गणना कीजिए तथा इसकी सार्थकता का 0.01 स्तर पर परीक्षण कीजिए। ये चीजें आपको दी हुई होंगी। जरूरी नहीं है कि वहां पर A, B, C, D, E और F होगा, वहां पर कुछ भी हो सकता है। इसकी जगह पे कोई रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैं एक छोटा सा इसको मैं चेंज कर दूं, एक ही जगह हम ये देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास टोटल कितने हैं? 120। ये हमारे पास 120 लोग हैं। ये 120 क्या है? ए में हमने उनको रख लिया जिन्हें रेड कलर पसंद था, कलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बी में हमने उनको रख लिया जिनको पिंक कलर पसंद था। सी में हमने ग्रीन, आपको ABCD की जगह ये भी दिया हो सकता है कि रेड कलर को पसंद करने वाले 15 लोग हैं, पिंक कलर को पसंद करने वाले 30 लोग हैं, ग्रीन कलर को पसंद करने वाले 25 लोग हैं, व्हाइट कलर को पसंद करने वाले 15 लोग हैं, और ब्लू कलर को पसंद करने वाले 10 लोग हैं, और उसके अलावा हम ग्रे कलर को पसंद करने वाले इतने लोग हैं। या इसकी जगह कोई भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। मैं ये कहूं कि मैं
या आप में से कोई कॉलेज या स्कूल जाता है, वो कार से जाएगा 15 दिन, स्कूटी से जाएगा 30 दिन, साइकिल से जाएगा 25 दिन, बाइक से जाएगा 15 दिन, 10 कैब से जाएगा 10 दिन और 25 वो वॉक करके जाएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो पूछा जा सकता है कि ये जो भी डेटा दिए हुए हैं इनमें जो काई स्क्वायर की गणना कीजिए और उनके बीच में जो अंतर है वो सार्थक अंतर है या नहीं। अब हमसे ये पूछा जा सकता है कि इन कलर को पसंद करने वाले लोगों की जो पसंद है उनमें सार्थक अंतर है या नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमें डेटा दे रखे हैं ये 15, 30, 25, इनको हम ये हमारे लिए क्या होंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। ये हमें क्या मिली है तो इसको हम क्या कहेंगे, एफओ का मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, ये हमने ऑब्जर्व करी है। अब समान वितरण का मतलब या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, 120 हमारा टोटल एन है और जितनी कैटेगरीज हैं उस एन को हम उतनी कैटेगरी से डिवाइड कर देंगे। कितनी कैटेगरी दी थी हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैटेगरीज हैं और 120 टोटल है। इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20, यानी 20 ईच होना चाहिए, सब में 20। कहने का मतलब रेड कलर को पसंद करने वाले कितने होने चाहिए थे, 20। पिंक को भी पसंद करने वाले 20 होने चाहिए थे। तो सब में हम क्या एक्सपेक्टेड कितनी है, 20, 20, 20, 20, 20 और 20, ये इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा एफ ओ आ गया, ये हमारा एफ ई आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, एफ ओ में से एफ ई को घटा देंगे। तो 15 में से 20 माइनस किए तो -5, 30 में से 20 माइनस किए 10, 25 में से 20 माइनस किए 5, 15 में से 20 माइनस किए -5, 10 में से 20 माइनस किए -10, 25 में से 20 माइनस किए 5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को स्क्वायर, पीछे भी हमने जब गिलफोर्ड ने डेफिनेशन दी थी वो क्या थी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के बीच में जो अंतर होता है उसका वर्ग करने का मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 10 का 100, 5 का 25, 5 का 25, 10 का 100 और 5 का 25। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड, गिलफोर्ड ने अपनी डेफिनेशन में बताया था, उनका वर्ग करने के बाद हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से उसको भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वो क्या निकल आएगा, हमारा काई स्क्वायर निकल आएगा। तो हमने क्या किया, 25 को किससे, 20 से डिवाइड किया, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो क्या है 20। इसको भी 20 से, इसको भी 20 से, इसको भी 20 से और इसको भी 20 से, इसको भी 20 से डिवाइड किया। तो ये हमारा आ गया 1.25, 5, 1.25, 1.25, 5 एंड 1.25। इन सब का टोटल क्या कहलाएगा, काई स्क्वायर कहलाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर अपॉन एफ ई। तो यहाँ हमने सबका एफ ओ माइनस एफ ई पहले ही कर लिया है और एफ ई से हमने डिवाइड कर दिया है। सिग्मा टोटल करना हुआ, बचा हुआ था जिसको हमने टोटल किया, तो हमारा जो वैल्यू है या काई स्क्वायर जो हमारा है वो 15 आ गया। अब इसका मतलब ये है कि जो टेबल में हम एच टेबल में वैल्यू देखेंगे वो 15 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो नहीं माना जाएगा। और अगर हम 15 से, अगर हमारी वैल्यू टेबल की वैल्यू से अधिक होगी तो हम ये मानेंगे कि ये जो रंग को पसंद करने वाली जो लोगों की पसंदगी है उनके बीच में सार्थक अंतर है। अगर इससे ज्यादा वैल्यू आएगी तो हम उस सार्थक अंतर नहीं मानेंगे। तो फिर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने पीछे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में बताया था कि काई स्क्वायर में जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो r-1 और c-1 करेंगे। r का मतलब होता है रो और कॉलम का मतलब, c का मतलब होता है कॉलम। रो का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 रो है और कॉलम कितने हैं 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो 2 - 1 और 6 - 1। तो जब 1 और 5 आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो DF 5 के आधार पर जब हमने H टेबल में वैल्यू देखी तो हमारी 0.01 लेवल पर 15.086 आई और 0.05 पर हमारी 11.07 आई। इसका मतलब कहने का मतलब इस स्तर पर तो हमारा सार्थक अंतर पाया गया है, इस पर हमारा सार्थक अंतर नहीं पाया गया। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में 0.05 स्तर पर सार्थक अंतर है, अतः नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन उस पर सार्थक अंतर नहीं है। लेकिन हमें क्या बताना था, दोनों में से अगर एक पर भी सार्थक अंतर है तो हमें ये लिखना होता है कि इन दोनों के बीच में इस लेवल पर सार्थक अंतर है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। थैंक यू।